एग्जाम आने वाले हैं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है भाई, एग्जाम को लिखें कैसे। इसका क्या फायदा होगा, कुछ 5, 7, 10 नंबर तुम एक्स्ट्रा ले लोगे, जितने तुम ऐसे ही लोगे। और जितना इन चीजों को ध्यान में रख के अगर एग्जाम करते हो, आंसर लिखते हो, तो ये मान के चलना भाई 10 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, एक और मैं चीज बता देता हूं। जैसे कोई बच्चा है जिसको 24, 25 तक आने की संभावना, मान लिया 27 में है वो पास, ऐसे लिखोगे तो पास हो जाएगा 100%। जो मतलब हर बच्चे की मदद करेगा ये पैटर्न। या आप कमजोर हो तो आपकी पास होने में, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपकी टॉप आने में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है क्या क्या चीजें हैं। एक नोटबुक अगर लेके बैठ जाओगे, भाई सबको नमस्कार, वॉइस भी क्लियर है, ठीक है। सारे के सारे अगर मान लिया कोई व्हाट्सएप पे किसी को बताना है तो बता दो। बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ी स्टडी करके मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ भी। देखोगे एक एक पॉइंट में कितनी कितनी इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। तो जिसको भी बताना है बता दो, लाइक जरूर करो। देखो पहले वाली वीडियो ना जो खराब थी, उस पे ज्यादा लाइक आ गए थे इस टाइम तक, मैसेज भी ज्यादा थे, वो तो डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें सच है भाई हेलीकॉप्टर चल रहा था, या फिर पता नहीं क्या लिख रखा था, जनरेटर भी चल रहा था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। अब बस मैं ही नहीं चल पाया और सब कुछ चल रहा था। वो एक छोटी सी बात है कि गाड़ी देखने चले गए, तो बोला जी क्या है गाड़ी में, वो बोला जी हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बाज जाए। तो मुझे छोड़ के पता नहीं हेलीकॉप्टर भी चल रहे थे और भी ट्रेन भी होगी, किसी के ध्यान नहीं आई, मैं दिलवा देता हूं। तो ध्यान दो भाई अब, ठीक है। मेरे हिसाब से सब आगे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, आपको मिलेगी आंसर सीट। आंसर सीट में है ना, फिल योर पर्सनल डिटेल वेरी केयरफुली। उसमें आपको अपनी जैसे क्लास का नाम है, रोल नंबर है, अपना नाम है, जो 4-5 चीजें भरनी होंगी उनको बड़े ध्यान से भरना है। शुरुआत में आप एग्जाम सेंटर में गए, बिल्कुल सुबह पूजा पाठ करके खाना वाना खा के आराम से जाओ, और कोशिश करो कि भाई 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप वहां पहुंच जाओ। अगर जल्दबाजी में पहुंचोगे, आप गए, टाइम पूरा हो गया है और आप उसके अंदर गए, तो होगा क्या, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। 5-7 मिनट बैठो, जैसे इतना समय पहले चले जाओ कि भाई 10 मिनट ऐसे ही बैठे हो अकेले, दिमाग को शांत करो। फिर मिल गई आपको एग्जाम सीट। उसमें क्या करना है, पर्सनल डिटेल है ना, जो भी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो फिल कर दो। नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, जो भी आपको पता है, जो भी डिटेल है ना अच्छे से भरो भाई, कोई भी गलती ना हो। पेपर में जितनी ज्यादा कम कटिंग होगी ना उतना फायदा है, ठीक है। कटिंग करने से बचना है, ये ध्यान रखो। और आपके पास जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा अब आगे, 3 घंटे का समय है मान के चलो पेपर का। 3 घंटे में हर पॉइंट को अगर पूरे 100% वे से अप्लाई करोगे ना, तब भी आपका 30 मिनट्स बच जाएंगी। बहुत ज्यादा समय होता है पेपर के हिसाब से, ठीक है। शुरू करें, ये तो था पहला पॉइंट, ये सबको पता भी है वैसे भी। thoroughly read the question paper and given instructions। क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फिर जैसे आपने वो डिटेल्स भरी अपनी पर्सनल, फिर थोड़ी देर में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और लगभग 20 मिनट मिलेंगी कि भाई 20 मिनट है। और टीचर, हर टीचर ये बोलता है, पर करते जो इंटेलिजेंट टॉपर बच्चे हैं ना, उनका तरीका बता रहा हूं। सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर देख रहे हैं, उसको ऐसे ही रख के बैठे हैं। थोरोली रीड द क्वेश्चन पेपर। यहां से मैं बताऊंगा क्या फायदा होने वाला है। जैसे आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिख दो, रफ काम के लिए ये पेज है, कहीं भी ऐसे ही नहीं लिख देना होता कुछ भी, फिर बाद में समस्या हो तो वहां पे लिखो जो रफ काम के लिए दे रखी है ना सीट, उस पे ही रफ काम करना है।
क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिख देना है और अपने क्वेश्चन पेपर को ना डिटेल में थोरोली पढ़ो और नॉर्मल सा ना थोड़ा थोड़ा ये देखते रहो कि भाई कौन से वाला सेक्शन आपको अच्छे से आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको रिमाइंड रखो कि भाई ये सेक्शन में पहले ये ठीक है, ये थोड़ा कम आता है, ये ज्यादा आता है, इस हिसाब से उस पूरे के। हाँ ये देखो जो आंसर सीट मिली है उसमें नंबर ऑफ सीट पूरी है। कई बार क्या होता है एक दो पेज कम है, वो कट गया फट गया ऐसा, तो उसको चेक कर लो। फिर ये देखो जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें पेज पूरे हैं, कहीं पे मिस प्रिंटिंग है, और ऐसे उसको थोरोली रीड करो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन। ये सेकंड चीज आपको करनी है। उसके बाद ये 20 मिनट है भाई, ये इसलिए नहीं दी जाती, आप इधर उधर देखो, ये इसलिए दी जाती है कि भाई आप उसको थोरोली रीड कर लो, कौन सा आता कौन सा नहीं आता, और आपको पता चल जाएगा भी पेपर कैसे करना है। ये 20 मिनट आपके अगले 3 घंटे को बेहतर बना देंगे। आप अगले 3 घंटे अच्छा परफॉर्म करोगे अगर ये जो 20 मिनट्स हैं इनका आपने ठीक यूज किया तो। एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठा लेना, ऐसे ही पेपर होगा। 4-5% नंबर का फर्क पड़ेगा भाई हर पेपर में, चाहे आप एसएसटी का कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, सबका पैटर्न सेम है। और हर जगह पे अगर आप 10-5 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, तो 3-4% का ऐसे ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 10th के मार्क्स तो हमेशा साथ रहेंगे ना, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो इन चीजों को। ठीक है, समझ में आ रही है? एक बात वही ये बता दो एक बार, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। कई पॉइंट है। अब ये है प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन फॉर रिटन राइटिंग। जो अभी थोड़े मान लिया सेक्शन है ए बी सी, किसी भी एग्जाम में ये सेक्शन है, यहां पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर लिखना है आराम से, मतलब टिक बी है सी है ए है ऐसे बताना है। आपने ये सेक्शन देखा, आपने ये सेक्शन देखा, ये सेक्शन देखा, कोई जरूरी नहीं है भाई आप ऐसा ये पैटर्न फॉलो करोगे, पहले ए बी सेक्शन करा, फिर सी करा, फिर डी, फिर ई। नहीं, आप जब वो 20 मिनट जो पहले पढ़ी है ना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भी मैं सी सेक्शन पहले पे करूंगा, मैं डी सेक्शन दूसरे पे करूंगा, मैं बी सेक्शन थर्ड पे करूंगा, ए सेक्शन चौथे नंबर पे और ई सेक्शन 5वें नंबर पे। ऐसे उस 20 मिनट में ये प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। तैयारी होना अलग बात है, उस याद करना अलग बात है, उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना। तुम्हें पता है उस दिन सर क्या कह रहे थे? एक बार सर ने बोला था कि मैं ये देख रहा हूं जो स्कूलों में टॉपर आते हैं ना, वो बोर्ड में टॉपर नहीं होते। कारण क्या है? स्कूल में आपने कैसे भी लिख रखा हो, टीचर को पता है ये इंटेलिजेंट है, तो आपके ऊपर डाउट नहीं करेगा और पूरे मार्क्स दे दिए, स्कूल में आप टॉप हो जाओगे। बट यहां जो एग्जामिनर है जो चेक करेगा ना, उसको ये नहीं पता भाई आप किसी स्कूल के टॉपर हो। अगर आप अच्छे से पैटर्न फॉलो नहीं करते कहीं भी कम, अब स्कूल में आप लिख रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया ना, तो टीचर को पता है यार ये इंटेलिजेंट है, गलती से होगा, उसको टॉपर ही बना देगा वो। बट जब मेन एग्जाम सेंटर होता है ना, उसमें नहीं पता होता किसी को कि भाई इसको कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक है, तो एक तो ये जितने भी पॉइंट है ना, इनको नोट डाउन कर लेना और पेपर वाले दिन तक 5 बार 7 बार इन पॉइंट को ही देख लेना कॉपी में ही, क्या क्या लिखवा है या क्या क्या लिखा है। तो प्रायोरिटाइज द क्वेश्चंस कर लिए भाई राइटिंग। डोंट फॉलो द स्पेसिफिक पैटर्न, कोई पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ऐसे ही करना है ABCDE, नहीं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो। ध्यान रखना भाई, कटिंग से बचना है। अगर आपने शुरुआत में मुश्किल वाला कोई सेक्शन उठा लिया, उसमें कुछ गलत हो रहा है, कुछ काट पीट रहे हो, देखो जब चेक करेगा ना आदमी, अगर आपने मुश्किल सेक्शन उठा रखा है और उसमें आपकी कुछ गलतियां हैं, तो उसके मन में क्या होगा, खुद ये हो जाएगा कि भाई शायद ये मीडियम बच्चा है या कमजोर बच्चा है।
आप एग्जामिनर को अपने फेवर में रखो, सबसे पहले वो करो जो सबसे अच्छा आता है। उसके मन में क्या आ जाएगा, जब शुरुआत में सब कुछ ठीक करते चल रहे हो ना, तो उसके मन में आएगा ये इंटेलिजेंट है। और जब उसके मन में इंटेलिजेंट आ गया ना, तो उसके बाद कहीं पे आप थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हो, इग्नोर कर देगा। शुरुआत में उसका दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना। तो जो सबसे अच्छा आता है सबसे पहले सेक्शन करना है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा आता है? वो जो इससे पहले वाली स्लाइड थी, 20 मिनट जो थोरोली रीडिंग, 20 मिनट में है ना आप आराम से हर चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे करें। चलो, हाउ टू राइट द गुड आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है भैया, क्योंकि लिखना तो आंसर ही है। ध्यान से समझो इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ये समझना है। ठीक है, कोई भी साथी है उसको बता देना कि भाई ऐसे लिखना है। सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना, भाई पूछ क्या रखा है। देखो ठीक समझ में आ गया ना, ये दिख रहा होगा। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको 10 सेकंड के लिए सीधा मत लिखो। कई बार क्या होता है, बच्चे शुरुआत में 2 अक्षर पढ़े, उसमें जैसे मान लिया कोई भी वर्ड आया, पावर शेयरिंग या डिसेंट्रलाइजेशन आया या फिर सोवियत सिस्टम आया, कुछ भी आया, वहां से ऐसा लगेगा शायद ये सोवियत सिस्टम पे है। ऐसे ही आंसर नहीं लिखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन, चाहे वो 2 लाइन का है, चाहे 3 लाइन का है, चाहे 4 लाइन का है, उसको समझना है कि भी इसमें पूछ क्या रखा है। सीधा ये नहीं भी क्वेश्चन देखा और आंसर लिखना शुरू कर दिया, बाद में पता चला भी समस्या होगी। जब तक आखिरी वर्ड नहीं पढ़ लेते ना, तब तक आंसर पे पहुंचना नहीं है। ध्यान से 10 सेकंड में, 15 सेकंड में उसको देखो और 5 सेकंड के लिए सोच के देखो भी इसमें पूछा क्या गया है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन का एक साइड में पैटर्न यहाँ पे 10 सेकंड लगाओ कि मुझे इसमें भूमिका में क्या लिखना है। उसका जो शुरुआत में हम प्रीफेस तैयार करते हैं, शुरुआती 2-3 लाइन, फिर उसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन है और जो फिर इसका निष्कर्ष आने वाला है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, ये 3 चीजें ध्यान रखना है। अगर बड़ा है तो साइड में ही लिख लो, पहले पार्ट में ये लिखूंगा, दूसरे में ये, तीसरे में। इसलिए बता रहा हूं 3 घंटे बहुत है। कई बार क्या होगा, आपको सब कुछ आता है, ये पैटर्न खराब कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। जब इतनी तैयारी करी है पूरे साल, तो क्यों ना ये थोड़ी चीजों का ध्यान रख के काम करा जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है भाई। देखो सबको पता है, सबको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये यही तो होता है, बट मैं इस क्लास के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि ये करना ही करना है, इसको मस्ट मान ले। पूरे साल की मेहनत को ये है ना लास्ट में अति पे पहुंचाएगा। तो ये अंडरस्टैंड द डिमांड, फिर है बेटर प्रेजेंटेशन, आइदर पॉइंट फॉर्म और पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब है, क्वेश्चन है ये, मान के चलो ये है आपकी आंसर शीट, दिख रही आंसर शीट। ठीक है, आपने क्या करा, चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो या पॉइंट की फॉर्म में लिखो, 1 2 3, मान लिया पॉइंट है। इसके ऊपर मैं एक और क्लास में बताऊंगा, वीडियो ही डाल दूंगा कि वो थोड़ी सी लंबी होगी, उस पर डिस्कस अलग करेंगे, कि कल ही बता दूंगा कि पैराग्राफ में लिखना ठीक है या पॉइंट में लिखना ठीक है। ठीक है, अभी देखो मान लिया पॉइंट की फॉर्म में लिखी है, आपने पहला पॉइंट लिखा भाई ऐसे, ये होगा यहां पे खत्म, दूसरा पॉइंट लिखा यहां पे, और ऐसा लगा कि एक पॉइंट में आप कोई डायग्राम बना सकते हो, कोई इमेज बना सकते हो जैसे। तो क्या करा, इस दूसरे पॉइंट को ना हाफ पेज पे रखो और यहां पे थोड़ी जगह बना लो इसके सामने ही एक डायग्राम के लिए, कोई माइंड मैप बनाना है। ठीक है, माइंड मैप का मतलब क्या होता है, जैसे हमसे पूछा भाई इस चीज के ड्रॉबैक बताओ, इसकी हानियां बताओ, हम हानि 1, हानि 2, हानि 3, हानि 4 ऐसे बता दोगे, उसकी जो भी हानियां होंगी। फिर साइड में क्या करोगे, जैसे किसी चीज की हानि बता रखी थी ए की, इसकी हानि बतानी है, एक माइंड मैप सा ऐसे बना दो, एक पॉइंट में मतलब एक अक्षर में बता दो ये हानि,
भाई जो दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में, अगर ये माइंड मैप बना दिया, सारा का सारा काम करना है एग्जामिनर को अपने फेवर में करने के लिए। आपने ये लिख भी दिए हैं सारे पॉइंट, उसके बाद भी एक छोटा सा, ताकि एग्जामिनर को पता चले सिर्फ रटने वाला नहीं है, क्रिएटिव भी है। हमें पता क्या करना है, हमें ये करना, वो जब हमारा मार्क्स काटे ना चेक करने वाला, तो उसको दुख हो, ऐसा नहीं करना वो खुश हो, यार इसको तो काट फाट बस, ठीक है। उसको खुश करने का तरीका क्या है, आप कितना अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हो। अब यहां लिख रखा है यूज डायग्राम एंड माइंड मैप्स विद पेंसिल। कई बार क्या होगा, तुम सोचोगे कि भाई सर ने बताया था कोई डायग्राम बना दें क्या नहीं दिख रहा, समझ लो ये, इसमें ये जरूरी नहीं है। ये देखो, अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत भी है दिखने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पेंसिल से बनाना है भाई, समस्या क्या है, पेन से बना रहे हो कि सर ने बोला था डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। एक तो जबरदस्ती डायग्राम मत बनाना, उसमें कोई डायग्राम का रोल नहीं दिख रहा, कोई माइंड मैप जैसा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सोवियत सिस्टम, तो क्या डायग्राम बनाओगे, क्या माइंड मैप बनाओगे। एक तो जबरदस्ती उसको घुसाना नहीं है उसमें, भाई इसमें एक इंसर्ट करना ही करना है एक डायग्राम या फिर कोई माइंड मैप, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में ये आ सकता है उसमें बनाओ पेंसिल से। पेन से बनाया थोड़ी बहुत गलत होगी ना, तो अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो हम सोच रहे थे ना, वो एग्जामिनर खुश होगा, वो दुखी भी हो जाएगा कि भाई ये क्या बना दिया इसने, ठीक है। अब बच्चे ये पूछते हैं कई बार कि जी नीचे अंडरलाइन किस वर्ड को करूं। हमेशा अंडरलाइन, कई बच्चों के जब हम पेपर चेक करते हैं पता क्या करते हैं, सारा का सारा पर्सन ऐसे ही अंडरलाइन कर रखा है। वो क्या अंडरलाइन करना होगा भाई, अंडरलाइन या तो इंपॉर्टेंट चीज को करो, बट आप सोचोगे कि जी इंपॉर्टेंट होती क्या है, हमें पता ही नहीं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो पता होगा, मान लिया कोई क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हो उसका, और उसका एक पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो 100% सही है, उसको अंडरलाइन कर दो ताकि सीधी एग्जामिनर की नजर उसी पे जाए, हाँ भाई ये ठीक है। अगर थोड़ी बहुत फिर आगे पीछे गलती है तो ठीक है, फिर भी वो उसको ये मान लेगा कोई बात नहीं। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आंसर का जो भी पार्ट आंसर है जैसे लिख रहे हो, आपको कई बार ये नहीं होता आधा सा आवे, अगर थोड़ा बहुत आंसर आता है तो भी उसको पहले लिखो, ताकि एग्जामिनर की नजर जब वो शुरुआत से पढ़ना शुरू करे तो 2-3 लाइन उसकी जरूर ठीक हो। भाई हर आंसर की पहली 2 से 3 लाइन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उनको अंडरलाइन कर दो। फिर वो क्या सोचेगा भाई, क्योंकि देखो एग्जामिनर का एक मैं थोड़ी सी वो बताता हूं, हमें पेपर चेक करने के मिलते हैं पैसे, एक पेपर चेक करा और भाई उसके पैसे, तो हम क्या सोचते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक हो, और दूसरी क्या सोचते हैं कम से कम समय में हो। जब आप शुरुआत में अच्छा लिख दोगे ना तो नीचे तक देखेगा भी नहीं, ठीक है, तो मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना है। जो आपने अंडरलाइन वर्ड करा है ना उसके ऊपर एग्जामिनर की नजर जाएगी ही जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर गलत शब्द अंडरलाइन कर दिया, इससे अच्छा अंडरलाइन करो मत। क्वेश्चन देखा आपको नहीं पता भाई ये गलत है सही है, अंडरलाइन मत करना भाई। अंडरलाइन वही चीज करनी है जो आपको पता हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई किसी चीज पेड़ काटने की हानि बताओ, अगर जो डिफोरेस्टेशन होता है उसकी क्या हानि है, भाई इसमें बताया हमने, जैसे भूमि कटाव बढ़ता है, तो आपको पता है तो भूमि कटाव के नीचे निशान लगा दो। भाई इनसे हमें लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ियां लगा दिया। इनसे हमें दवाइयां मिलती है, दवाइयों के नीचे लगा दो। पूरी लाइन की भी जरूरत नहीं है, वर्ड लगाओ, पूरी लाइन उस पे लगाओ। जैसे शुरुआत से बता दिया भाई, शुरुआत में आपको वो लिखना जो आपको आता है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, आपको पता चला भाई इसका मुझे इतना हिस्सा आता है, तो पहली 3 लाइन में उसी को लिख दो, उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद क्या करो, कहीं कहीं पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है
उनको अंडरलाइन करो। देखो, राइट टू द पॉइंट एंड अवॉइड ओवर राइटिंग। ध्यान देना भाई, कई टॉपर्स के पेपर देखे, मैं चेक कर रहा था, किसी ने भी टू द पॉइंट लिखा है, सिर्फ बेवजह की कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन समझो, पावर सिस्टम क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या है, मान के चलो, और आप लिख रहे हो भाई बेल्जियम का लिख दिया, श्रीलंका का लिख दिया, और राइटिंग है ये, पावर शेयरिंग का कहीं जिक्र नहीं, गलत होगा भाई, इंप्रेशन गलत है। ध्यान रखना है, चेक करने वाले को अपने फेवर में करना है। जैसे अब लिखा भाई सोवियत सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन थी, तो जरूरी नहीं है भाई आप सोवियत सिस्टम के बारे में इतना डिटेल में लिख दो। अगर लिखना भी सोवियत सिस्टम ये था, उसके बाद इसकी लिमिटेशन, बस अगली लाइन से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे लिखते चलो भाई। ये मत सोचना कि भाई जो भी आता है लिख दो, पहले क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए, उसको भी मैं बताऊंगा, उस पर आएंगे। टू द पॉइंट लिखना है और ओवर राइटिंग से बचना है। ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि भाई हमें ये भी आता तो ये भी लिख दे। अगर आपने क्वेश्चन में ओवर राइटिंग कर रखी है, मतलब जितना लिखना था उससे ज्यादा लिख रखा है, अगर वो सही है तो उसके मार्क्स नहीं मिलने, पहली बात। मतलब मान लिया मैं किसी क्वेश्चन का जवाब लिख रहा हूं, लिख दिया, और भी मुझे उसके बारे में पता है वो भी लिख दिया, तो उसके एक्स्ट्रा तो होंगे नहीं भी, 5 नंबर का तो 5 का तो पहले ही लिख लिया, तो 5 से तो ज्यादा आने से रही। अगर ओवर राइटिंग करते हुए तुमने कोई उसमें वर्ड, कोई लाइन गलत लिख दी, फिर तो उसके नंबर जरूर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक तो टू द पॉइंट लिखना है, समझ में आ रही है भाई बात है? बताओ, बता दिया करो, क्योंकि मैं कमेंट देखनी पड़ती है भाई, वॉइस की दिक्कत। अब भी वो चली गई टीम, क्योंकि लेट हो गए थे आज, उनको कहीं जाना था इसलिए, और इसलिए मैं कमेंट बार बार देखनी पड़ रही है भाई, ऐसा ना हो फिर से कोई मशीन गरी, इस बार बस चल पड़े या कार चल पड़े या फिर कुछ और, क्या है चलता, गधे घोड़े भी हो सकते हैं, क्या पता नहीं कैसी आवाज हो जाएगी, तो इसलिए बार बार देख रहा हूं। तो ये देखते रहा करो भाई, मतलब ठीक है, ठीक चल रहा है, बस वॉइस ठीक होनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी की कोई बात नहीं है। और राइटिंग से बचना है, माइंड योर राइटिंग स्पीड एंड डोंट ओवर डेकोरेट द आंसर। लड़कियां ध्यान से सुने भाई, राइटिंग स्पीड को ध्यान रखना है। देखो, कई बार क्या होता है, आपको आंसर मिला और आप लिखना शुरू कर गए, आपने सोचा यार जल्दी लिख दो, ऐसा ना हो टाइम की कमी। टाइम की कमी नहीं रहेगी, पहली बात तो ये, थोड़ी साफ लिखाई लिखनी है, अच्छी राइटिंग लिखनी है। अच्छी राइटिंग एप्रिसिएट करी जाएगी। अच्छी राइटिंग के फायदे मैं एक क्लास में बताऊंगा कि भी अच्छी राइटिंग के फायदे क्या हो सकते हैं। तो ये कोशिश नहीं करनी कि जल्दबाजी करूं, आराम से लिखो। अच्छी राइटिंग का देखो हर क्वेश्चन में फायदा होगा आपको। अगर आगे डिस्कस की बात होगी तो मैं इसको बताऊंगा, अदरवाइज मैं वैसे भी बता दूंगा लास्ट में। ये ध्यान रखना, अच्छी राइटिंग के क्या क्या फायदे हैं वो बताऊंगा। अब देखो, राइटिंग स्पीड जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर करो, राइटिंग अच्छी आनी चाहिए बस। और डोंट ओवर डेकोरेट द आंसर, जो मैं बोल रहा था ना, लड़कियां ध्यान दे, ओवर डेकोरेशन नहीं करनी। जैसे भाई यहां भी कोई फूल बना दिया, यहां से सूरज निकल रहा है, यहां पक्षी उड़ रहे हैं, यहां कोई नदी नाले बना दिए, वही वहां चित्रकार बनने की कोशिश मत करना। एक मतलब कलरफुल 10 कलर का यूज कर रखा, 2 कलर बहुत हैं। कैसे बहुत हैं? मान लिया आपको कोई हेडिंग लिखनी है, उसको अलग कलर में, उस हेडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग कलर में, 2 कलर, तीसरी पेंसिल, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, हमने हेडिंग लिखी, अभी मैं लिख के भी दिखा देता हूं, मेरे पास तो
सारे पेन हैं, ठीक है। हमने हेडिंग लिखी ऐसे, ये लिख दी, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया यहां ऐसे, ठीक है। और यहां पे किसी चीज को मार्क करना है तो ये कर दिया ऐसे। इतनी ही डेकोरेशन करनी है बस। अगर कोई वो बताया था भाई अगर कोई डायग्राम बनाना है तो वो बना दिया यहां पर। एक कोशिश और करना है, डायग्राम को ऐसे मत बनाना कि भाई जैसे पूरी सीट है, ये है पूरी सीट, और आपने आंसर लिख दिया ऐसे इतना, फिर पता चला भाई डायग्राम, और यहां पे डायग्राम बना रहे हो। इसकी बजाय क्या करना है, ऐसे नहीं भाई आंसर के बाद डायग्राम बनाओ, ऐसे करना है कि ये सीट है और आपको पता है इसमें एक माइंड मैप या डायग्राम बन सकता है, तो कहीं यहां पे बनाओ और यहां से ऐसे लिखना शुरू करो वो डायग्राम, और फिर यहां से ऐसे ऐसे लिखो। जो दूसरे पॉइंट है ना उसको इतनी जगह में करके यहां पे डायग्राम बनाओ, ये अच्छी चीज मानी जाएगी। जिस पॉइंट के सामने डायग्राम का औचित्य है ना भाई, इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊं, उसके सामने डायग्राम बनाओ। ये नहीं कि पूरा का पूरा आंसर लिख दिया फिर बाद में बना रहे हो, गलत नहीं होगा, पर फेवर में करना है उसको। किसको? जो चेक कर रहा है। फेवर में करने के लिए डायग्राम को आंसर के उसी पार्ट में बनाओ भाई जहां पे उसकी जरूरत है, ठीक है। फिर से ध्यान देना भाई, ओवर डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो फूल, गधे, घोड़े, सूरज, जो पक्षी, समुंदर, घर, ये सारी चीजें घर पे बना लेना। ऐसा मत करना भाई। 2 कलर मैंने बता दी, मैक्सिमम 2 कलर हैं, और तीसरी पेंसिल, इसके अलावा कुछ ना करें। लड़के तो वैसे भी नहीं करेंगे, लड़के तो पता है क्या करेंगे, एक पेन लेके गए, फिर पता चला 2% लिखे, वो खत्म भी होगा, फिर सारे की तरफ देख रहे हैं भाई एक पेन है, कोई पेन है, कोई पेन है, वो तो एक ही मुश्किल से ले जाएंगे। फिर वो देखेंगे अरे ये लड़की साइड वाली ये पेंसिल भी रख रही है, 2 पेन है, जब ये क्या करेगी भाई, ऐसा इसमें पेंसिल का क्या आएगा, तो बेचारे वैसे ही एक पेन रखते हैं। अंडरलाइन भी उसी से करना है। उन बच्चों की कईयों की क्या खासियत है, गलत वाली लाइन को अंडरलाइन कर देंगे भाई। देखो पूरा श्योर है ना तभी उसको अंडरलाइन करना कि भाई ठीक है, गलत को अंडरलाइन करने से बचना है। अगर देखो पूरा पर्सन ठीक लिख रखा है, एक लाइन गलत है और वो अंडरलाइन कर दी, तो भाई अगले का दिमाग, जो ये माथा है ना, वो खराब हो जाएगा सच में। वो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और एक और भी बात ध्यान रखना भाई, जब कोई सुबह पेपर चेक करने जाता है ना घर से, तो घर पर सबके छोटी मोटी लड़ाई है, तो वो पहले ही संतुलित नहीं होता। वो बस गुस्से में जा रहा है कि फिर वो देखा तुम्हारा कोई नॉर्मल से बच्चे का, कमजोर बच्चे का पेपर आ गया और वो पता नहीं क्या लिख रहा है, खराब राइटिंग है, कोई ठीक से उसको प्रेजेंट नहीं कर रखा, तो ऐसे काटे मारता चलेगा भाई। ये 2 बार अगर तुम्हारे 27 नंबर हो गए ना तो 27 दे देगा। 2 बार पेपर जब चेक होगा, जब 15 नंबर आते होंगे, फिर वो कहीं कहीं कोशिश करेगा भाई तुम्हें पास कर दूं। हाँ ये जरूर है, उनके मन में तुम्हें फेल करने की नहीं होती, वो चाहते हैं, क्योंकि सबको पता भाई 1 साल खराब हो जाएगा बच्चे का। तो ये मान के चलो सीबीएसई आपके फेवर में है, टीचर भी पास करवाना चाहते हैं, जहां पे सेंटर होगा तो वहां पे जो आपके रूम में ड्यूटी कर रहा है ना उसको भी पता है 1 साल का सवाल है, तो वो भी थोड़ी बहुत इग्नोर कर देगा आपकी चीटिंग्स को। सीबीएसई उसको फेल करेगा जो घर पे डिसाइड करके गया ना मैं फेल होना है, वो तो फेल होगा। पर क्या हो सकता है, जिसके 50% आने हैं ना उसके 40% आ जाएंगे, अगर ये ठीक नहीं करें तो। ठीक है, तो ये काम कर देना भाई। मार्क द इंपोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट बता दिया, जो इंपोर्टेंट वर्ड है उनको मार्क कर देना है। और ज्यादा देखी जाएगी सर, ठीक है भाई, कल पूछूंगा वहां पर आकर क्या देखना है क्या नहीं देखना, ठीक है। कम से कम ये तो कहो भाई हाँ जी ऐसे ही करेंगे। सबको पास होना है और अच्छे नंबर से। चलो नेक्स्ट पे चलें। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, ये भी बड़ी समस्या है।
क्या समस्या है, एक क्वेश्चन है लड़कियों में, फिर से मैं बता रहा हूं ये ज्यादा समस्या है, वो आया नहीं, वहीं से दिमाग खराब हो जाएगा। एक आध लड़की को तो देख सकते हो तुम साइड में, आंख में पानी आ रहा है, पूछा क्या होगा दीदी, कि एक पर्सन नहीं आता, उसी को लेके बैठी है, और साइड वाली लड़की से पूछ रही है, वो भी ये करी नहीं मुझे करने दे अपना, आगे पीछे जिनके साथ रोल नंबर लगवाया था ना कि भी ये मेरी सहेली है, उस दिन पता चल जाएगा कौन किसकी सहेली कितनी ज्यादा है। उसको हाथ भी लगाओगे ना करंट लगेगा कि मुझे करने दे, तुम्हारा दिमाग खराब उसी में सोच रहे हो। कभी भी ये है ना जो बाद में सोचना, जब लास्ट में टाइम बच जाए ना, तो देखना भी कौन सा क्वेश्चन, शुरुआत से ही पहली लाइन से चीटिंग के भरोसे मत रहना कि भी ये होगा तभी अगले में जाऊंगा या जाऊंगी। किसी भी एक क्वेश्चन पे हद से ज्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि जितना समय उस क्वेश्चन को देखते रहोगे ना जो नहीं आता, वो और जो क्वेश्चन तुम कर सकते हो एक तो उनका समय खराब करेगा, और जो मेमोरी है ना, जो दूसरे क्वेश्चन जो आपको याद है आते हैं, उस मेमोरी को भी धीरे धीरे खत्म करेगा। तो जो नहीं आता उसको उसी टाइम से निकाल के भाई बाद में देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे स्विच ओवर करो जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे इस बात को, सिंपल सी बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अटेम्प्ट एवरीथिंग एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एक और मेरे भाइयों ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना बस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुमने लिख रखा है और लिख भी जैसा बताया है ऐसे रखा है, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, लिखना जरूर है। अगर क्वेश्चन की एक बात करियो, कई हम अब भी चेक करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उसी आंसर को मतलब जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना उसी को लिख रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार। और किसी ने, सच बताऊं मैं भी चेक करता हूं, किसी ने एक पैराग्राफ का आंसर वो पैराग्राफ लिख दिया, तो सच में ये मन करे कि इसको यार हाफ या 1 नंबर तो दे दूं, अगले की पेन की स्याही भी तो लगी है, ये जो हाथ है ये भी तो थोड़े बहुत दुखी होंगे, दया करके छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हर क्वेश्चन लिखना है। अब वो पैटर्न फॉलो जरूर करना है कि भाई पहले वो करो जो तुम्हें आता है, लास्ट में जैसे लास्ट का सेक्शन है वो जो सबसे मुश्किल है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें कम आता है, उसमें क्या करना, अगर उसकी 1-2 लाइन आती है तो उस अच्छी लाइन से शुरू करो, फिर बीच में जो भी कुछ आता हो, हाँ एक ये सॉन्ग रागनी गीत गाली ये चीज तो करियो मत भाई, ऐसा ना हो भाई किसी ने ऐसे गीत लिखने लग गए भाई, जैसे बाती ले रहे हैं वो गीत लिख दिए, किसी का भाई कोई और कोई गाना है जो नया गाना आ रहा है उस वो मत लिखियो, से उसकी स्टेटमेंट लिख देना बीच में, क्योंकि शुरू और जो शुरुआत वाले हैं ना, जैसे मान लिया एक लाइन अच्छे से आ रही है पहली 2 लाइन, उनको थोड़ा थोड़ा और गहरा वो कर दो, जितना गहरा होगा ना तो ये नॉर्मल चीजें उतनी कम दिखेंगी, जो सही आता ना उसको और थोड़ा ज्यादा अंडरलाइन कर दो ताकि वहीं पर उसका दिमाग रहे। फिर बाद में अगर 1-2 लाइन गलत भी लिख दी, क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, ध्यान रखियो कुछ भी लिखना पड़े, जिन चीजों को बताया भी इनसे परहेज करना लिखने से। हाँ कई बार क्या होता है, मान लिया 3 लाइन तुम्हें आती है और कोई पर्सन उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछ रखा है और उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ और पता है, वो लिख दो, इसको अंडरलाइन मत करना पर थोड़ा थोड़ा लिख दो, उसको भी दया करेगा, नंबर दे देगा कुछ। अगर बिल्कुल भी नहीं लगा, मान के चलो एक और बात, तुमने 20 नंबर का लिख दिया सही, उसके बाद कुछ नहीं आता वो छोड़ दिया, और तुम्हें चाहिए है नंबर 27, तो जो चेक करने वाला हो 27 तक कैसे पहुंचे। अब वो 20 का तो पूरे दे दिए भाई, 20 में से 20 दे दिए, इतना ही तुम्हें आता था, पर 27 कैसे करे, वो 1 नंबर के में 2 नहीं दे सकता, वो तो ऐसा कर सका भाई 5 के में 2.5 दे रखे वहां पे 3 कर देगा, पर कोई 1 नंबर का है उसमें से 1 का 1.5 तो करा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा ना हो भाई तुम मतलब पास करना, जैसे ग्रेस पे पास होने वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखें इस बात का
कि भाई ग्रेस तभी मिलेगी जब कुछ लिख रखा होगा, उसी में आधा नंबर दिया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना, गलत मतलब छोड़ रखा है, एक दो बच्चे ने देखा ये एक पेज भर कर दे दिया, उसमें वो कैसे ग्रेस देगा, कहाँ पे नंबर देगा भी वो। तो ऐसा माहौल बना देना, ऐसा छोड़ देना है भी उसमें, मतलब ताकि वो कहीं कहीं आधा एक बढ़ाता चले, ताकि तुम लोग पास हो जाओ। पास करने के मूड में है एग्जामिनर भी और सीबीएसई भी। ठीक है, ध्यान रह जाएगी ये बात। नेक्स्ट, यहां पे है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट। सारा पेपर होगा भाई, रिवाइज द कंप्लीट आंसर सीट। पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पूरी की पूरी आंसर सीट को रिवाइज करो। एक एक अक्षर पर अक्षर, वर्ड पर वर्ड पढ़ो उसको। कहीं स्पेलिंग गलत है कुछ, मान लिया, बाकी ऐसा होगा भाई स्पेलिंग आती ही नहीं तो अलग बात है, अगर आती है और वो गलत कर रखी है। मैथ का पेपर है, जमा घटा गलत होने की पूरी संभावनाएं है। मान लिया 9 + 4 13 लिखना था और तुमने 9 - 4 5 कर दिया और ऑप्शन में दोनों है तो 5 लगा दिया। जब अच्छे से रिवाइज उसको करोगे ना दोबारा, कुछ गलती मिलने की संभावना है। कई बार क्या होगा, कोई एक नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया। कई बार क्या होगा, अरे मैप में 5 चीजें भरनी थी, ये 4 ही भरी। अरे पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन थे, मैंने तो 3 करे हैं। 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, मैंने 19 करे हैं। जरूर होगा भाई ये बात। फिर क्या होगा, लास्ट में जब घर पे या फिर वहां से एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के चलोगे ना, क्वेश्चन देखो, अरे ये भी आ रहा था यार, मुझे तो दिखा ही नहीं। और देखो जो क्वेश्चन सीट मिलती है जिसमें क्वेश्चन पेपर, पेज काउंट कर लेना 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, लास्ट वाला पेज भी रह जाता है कई बार, पहला दूसरा तीसरा और लास्ट में लिख रखा है। कई बार क्या होगा, लास्ट पेज उस पे एक पे क्वेश्चन लिख रखा है छोटा सा, ध्यान से देख लेना भाई पहले, फिर रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन पेपर को देखना, पहला होगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां जितने भी हैं सबको ऐसे टिक करते चलो, हाँ भाई ये सारे हो गए, ये करके फिर रिवाइज करके सारा। और काउंट योर एक्स्ट्रा सीट, किसी ने 2 एक्स्ट्रा सीट ले रखे हैं, किसी ने 3 ले रखी हैं, उनको ना पैटर्न में ही करना भाई, पहली सीट के बाद दूसरी सीट, दूसरी सीट के बाद तीसरी। कई बार क्या है भाई, ये काउंट कर लेना भाई जितनी भी मैंने सीट ली है सबकी काउंटिंग पूरी है जितनी चाहिए थी। ठीक है, होगा कंप्लीट काम। फिर देखो जहां पे इन्विजिलेटर को साइन करने थे उन्होंने प्रॉपर साइन कर दिए, क्योंकि अगर साइन नहीं हुए तो भी समस्या। इन्विजिलेटर की ड्यूटी है ये साइन करना। बाई चांस ऐसा होगा भी आपके उस पे साइन नहीं हो पाए, गलती से आपसे अगले बच्चे के बाद वो दूसरे पे चला गया, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सर यहाँ पे साइन बच गए, मेरी इतनी सीट है, इस सीट पे साइन बच गए। सारा का सारा ये काम करो। फिर जैसे ही समय पूरा होगा, अगर फिर भी तुम्हारे पास 10 15 20 मिनट बची मिलेंगी, और जैसे ही समय पूरा होगा ऐसे एग्जामिनर को दो, उनको नमस्ते बोलो, थैंक यू बोलो, और फिर अपना कहा बस में, फिर बस से घर, फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी। ठीक है, कुछ समझ आया है, ये ध्यान रखना है। अभी एक चीज अभी बता देता हूं, चलो फिर किसी क्लास में, कल की बात सुनो पहले। कल है मंडे, 10th क्लास, 10th के लिए लाइव रहेगी क्लास भाई। अब है ना, ये चीज जो अभी बताई है ऐसा नहीं है भाई ये एसएसटी के लिए है या किसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए है। कोई आपका फ्रेंड साइंस का है, किसी के पास नॉन मेडिकल मेडिकल कुछ भी है, ये सब को कहीं पे एसएसटी का जिक्र आया है? नहीं आया। ये हर सब्जेक्ट के लिए है ये, तो किसी को भी आप बता सकते हो कि ये, मतलब अगर किसी को वीडियो देनी है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। 10th के लिए लाइव 7 PM, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, उसके ऊपर लाइव क्लास होगी। फिर परसों ऐसे जैसे 12th का चल रहा है, एक दिन 10th एक दिन 12th,
और एक बात और, जो हम एक वीडियो डाल दूंगा मैं, उसमें बता के भाई जब एग्जाम के बीच में जो छुट्टी होंगी ना, जैसे 5 का एग्जाम है फिर 12 का है एसएसटी के लिए स्पेशली, या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के लिए, तो मैं बताऊंगा 7 दिन कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, वो उस टाइम पे भी हो जाएगी, पहले मैं बता दूंगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है सारी चीजों को। ठीक है, ये अच्छा, ये इसको किस शेयर कर दो सारे भाई। अच्छा मेरा ही भाई है, ठीक है भाई, सारे तुम्हारे जैसे होंगे ना जब काम चल रहेगा भाई। ये सारी चीजें टीचर को मोटिवेट करने के लिए हैं। पैसे की तो सारी क्लास को पता, पैसे का सिस्टम अपना बढ़िया है, और बस हिम्मत, पता क्या, जब आदमी देख रहे हैं ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। ऐसे तुम रोज ना पढ़ा दूंगा, अगर कोई भी नहीं होगा तो उसका क्या फायदा। ठीक है, ठीक है भाई, करें खत्म इसको, खाना वाना खा लो अब जाके। ये पॉइंट एक बार फिर से ध्यान रख लेना, और बस कल 10th फिर 12th 10th 12th, जैसे ही कोई और चीज ऐसी आएगी एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी किसी किसी दिन कर लेंगे। और पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा भाई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 10th की पूरी एसएसटी, 1 नंबर के मैप भाई, इमेज बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड, असर्शन रीजनिंग वाले पैराग्राफ, सारी की सारी क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, और मेहनत होती है इसमें, ऐसा नहीं है भाई ये जो ये मैं बनाता हूँ ना, सच में बहुत टाइम लग जाता, पूरा दिन लग जाता है। ये तो सिंपल सा था, इसमें तो ये हेडिंग डालनी थी, बट फिर जो नीचे लिखना, कई सारी चीजें हैं, और बट बच्चों के चेहरे सामने रहते हैं, और मुझे ये पता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं हर एक बात को। उनका जो ये रिस्पेक्ट है ना, वो हिम्मत देती है काम करने की। यहाँ पे मेरे सामने है कैमरा, और उस क्लास यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला हूं, ये स्क्रीन है और ये कैमरा है, बट उसके बाद भी मैं आप लोगों की प्रेजेंस फील कर सकता हूं, सबकी। तो आपके लिए है ये सारी मेहनत, बस क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनों के लिए काम करना। थैंक यू, बाय।